हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसा कि मैंने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि हम पॉलिटी का सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें कि हम बेसिक से एडवांस लेवल पर जाएंगे। तो ये इसका सेकंड पार्ट है। यदि आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो सबसे पहले जाइए और फर्स्ट पार्ट देखिए, देन सेकंड पार्ट स्टार्ट कीजिएगा। ओके, सो ये वाला जो लेक्चर है हमारा, इसमें हम पार्लियामेंट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट एंड क्रिस्प पॉइंट है ना, जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, उन्हीं को हम डिस्कस करने वाले हैं। पार्लियामेंट, ओके, पार्लियामेंट हम सभी जानते हैं, है ना। पार्लियामेंट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल में कवर्ड है? आर्टिकल 79 to 122। और कौन से पार्ट में आता है? पार्ट 5 में आता है। ठीक है, आई थिंक आप लोगों ने पुराने आर्टिकल्स लर्न कर लिए होंगे, है ना। देखो कौन कौन से आर्टिकल्स हमने लर्न करे थे, इसे थोड़ा लिंक करके लर्न करोगे तो बहुत जल्दी लर्न होगा। सिटीजनशिप कौन से आर्टिकल? 5 to 11। कौन सा पार्ट? सेकेंड। देन उसके बाद हमने फंडामेंटल राइट पढ़ा था, कौन से आर्टिकल से कहाँ तक? 12 से 35 तक, पार्ट थर्ड में। फंडामेंटल राइट्स के बाद हमने डीपीएसपी पढ़ा था, है ना। डीपीएसपी कहाँ से कवर्ड होता है? 36 से 51 इन पार्ट फोर्थ। एंड फंडामेंटल ड्यूटी 51A एंड पार्ट फोर्थ ए। पार्लियामेंट आर्टिकल 79 to 122 इन पार्ट फिफ्थ। ठीक है, अब जो पार्लियामेंट है उसके 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, है ना। पार्लियामेंट के 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स कौन कौन से हैं? एक है प्रेसिडेंट, एक है राज्यसभा और एक है लोकसभा। हमें जनरली क्या पता रहता है कि पार्लियामेंट में केवल राज्यसभा और लोकसभा आती है, नहीं, प्रेसिडेंट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, और ये कई बार क्वेश्चन पूछा भी जाता है। सो कौन सा आर्टिकल? 79 to 122 इन पार्ट फिफ्थ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पार्लियामेंट में कौन से 3 पार्ट्स है पार्लियामेंट के? प्रेसिडेंट, राज्यसभा एंड लोकसभा। ठीक है, अब हम एक एक के बारे में आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमें डिस्कस करना है राज्यसभा के बारे में। ठीक है, जो राज्यसभा है इसको हम काउंसिल ऑफ स्टेट या अपर हाउस भी कहते हैं। ओके, ये कैसा हाउस है? परमानेंट हाउस है। परमानेंट हाउस है मतलब ये कभी भी डिसॉल्व नहीं होता है। इसकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी है? 250 मेंबर्स। इसमें आपको एक चीज़ याद रखना है कि ये जो 250 मेंबर्स हैं, इसमें 238 मेंबर्स तो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं स्टेट्स के, जिनको कि डायरेक्ट मतलब इनडायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू। और बाकी के जो 12 मेंबर्स हैं ये क्या होते हैं? नॉमिनेटेड होते हैं। नॉमिनेटेड होते हैं मतलब कि इन्हें अपॉइंट करने का काम जो है वो किसका होता है? प्रेसिडेंट का होता है। ठीक है, और किन लोगों को अपॉइंट किया जाता है, सॉरी, किन लोगों को नॉमिनेट किया जाता है यहाँ पर? ऐसे लोग जो किसी स्पेशल कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, लाइक स्पोर्ट्स में यदि किसी ने कुछ बहुत अच्छा किया है, या सोशल वर्क में कुछ इन्वॉल्व है, जिन्होंने बहुत अच्छी एक्टिव लाइक बहुत अच्छा वर्क किया है, तो ऐसे लोगों को नॉमिनेट किया जाता है किसके द्वारा? प्रेसिडेंट के द्वारा। ठीक है, तो कितने मेंबर्स हैं? 12 मेंबर्स। ये क्वेश्चन हो सकता है एग्जाम के लिए। देन उसके बाद राज्यसभा से रिलेटेड आपको फोर्थ स्केड्यूल याद रखना है। फोर्थ स्केड्यूल में क्या है कि सीट्स को अलोकेट कैसे किया जाएगा राज्यसभा में, इसका डिस्क्रिप्शन है। ओके, और लाइक सीट से रिलेटेड एक और चीज़ आपको याद रखना है कि राज्यसभा में कोई भी रिजर्वेशन पॉलिसी अप्लाई नहीं होती है। जिस तरह से लोकसभा में रिजर्वेशन दिया जाता है SC ST कम्युनिटी को, वैसा रिजर्वेशन राज्यसभा में नहीं दिया जाता है। और ये कहाँ पर लिखा है? फोर्थ स्केड्यूल में। हम लोगों ने स्केड्यूल भी डिस्कस किए थे कल, है ना। फर्स्ट स्केड्यूल में लिखा हुआ है कि इंडिया, है ना, यूनियन ऑफ स्टेट है। सेकंड स्केड्यूल में हमने क्या डिस्कस किया था? सैलरीज एंड अलावेंसेस। थर्ड स्केड्यूल में क्या डिस्कस किया था? ओथ। फोर्थ स्केड्यूल राज्यसभा से रिलेटेड था। फिफ्थ स्केड्यूल एरियाज से। सिक्स्थ ट्राइबल एरियाज से। कौन कौन से 4 ट्राइबल एरियाज हम कवर करते हैं यहाँ पर आपको याद होना चाहिए? त्रिपुरा, असम, मेघालय, मिजोरम। ठीक है, देन उसके बाद कौन सा हो गया? सिक्स्थ, यस। सेवेंथ लैंग्वेज, सॉरी, सेवेंथ पावर डिस्ट्रीब्यूशन किसके बीच में? सेंटर एंड स्टेट के बीच में। ओके, एट्थ किससे रिलेटेड था? लैंग्वेज से रिलेटेड था। ठीक है, ओके, नाउ नेक्स्ट, यस, यस, यहाँ पर जो मेंबर्स हैं वो कैसे इलेक्ट किए जाते हैं? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू। ओके, अब यहाँ पर मैंने क्वालिफिकेशन अलग से नहीं दिया है क्योंकि जनरल टर्म्स थे। केवल एक चीज़ आपको याद रखना है कि यदि राज्यसभा का मेंबर बनना है तो मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? 30 ईयर्स या इससे ज़्यादा, नॉट लेस देन 30 ईयर्स। ओके, ये फैक्ट आपको याद रखना है ना। लोकसभा को हाउस ऑफ पीपल एंड लोअर हाउस भी कहते हैं, है ना। लोकसभा कैसा है? टेम्प्रेरी हाउस है। इसका टर्म कितना होता है? 5 ईयर्स, क्योंकि टेम्प्रेरी हाउस है। देखो थोड़ा कंपेयर करके लर्न करोगे ना तो बहुत जल्दी लर्न होगा। राज्यसभा कैसा है? परमानेंट हाउस है। लोकसभा टेम्प्रेरी हाउस है। टेम्प्रेरी है इसीलिए टेन्योर कितना है? 5 ईयर्स। टेम्प्रेरी क्यों है? क्योंकि हर 5 साल में न्यू असेंबली बनती है। बट क्या राज्यसभा में न्यू असेंबली बनती है क्या? नहीं। राज्यसभा में मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी थी वहाँ पर? 250, है ना, जिसमें 12 मेंबर्स नॉमिनेटेड एंड 238 जो है वो इलेक्टेड थे, है ना। और यहाँ पर जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है वो कितनी है? 552
2। और इन्हें यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के बेसिस पर इलेक्ट किया जाता है, मतलब ऐसे एडल्ट जो 18 के अबव है ना, वो वोट देते हैं और उसके बेसिस पर जो रिजल्ट होगा है ना, वो मेंबर्स जो है वो कहाँ पर अपॉइंटेड होंगे, लोकसभा में। और लोकसभा के मेंबर होने के लिए जो मिनिमम एज क्राइटेरिया है वो कितना है, 25 ईयर्स। राज्यसभा के लिए कितना था, 30 ईयर्स। लोकसभा के लिए कितना है, 25 ईयर्स। फिर एक अमेंडमेंट यहाँ पर याद करना है जिसको कि हमने हमारी ऑब्जेक्टिव सीरीज़ में बहुत ही अच्छे से लर्न कर लिया है ना, 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ये 6 को 2 कर दो तो 21 से 18 एज जो है वो किससे अमेंडमेंट में की गई थी, हमने 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में। देन उसके बाद अगर आपने ऑब्जेक्टिव सीरीज़ हमारा नहीं देखा है सो जस्ट गो एंड वॉच, है ना, जितने भी फैक्ट्स हैं वो आपको इजीली लर्न हो जाएंगे। अब हम यहाँ पर प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स कौन होंगे, जो बिजनेस जो है लोकसभा का है ना, पूरा वर्किंग जो है उसको लीड करता हो। तो कौन है वो, स्पीकर है। स्पीकर को कैसे इलेक्ट किया जाता है, तो लोकसभा में जो न्यू असेंबली बनी है उसमें जितने भी मेंबर्स इलेक्ट हुए हैं उन्हीं में से किसी एक मेंबर को क्या अपॉइंट कर दिया जाता है, स्पीकर। तो इसके लिए पहले क्या कंडक्ट करवाने पड़ेंगे, इलेक्शन। तो ये जो इलेक्शन का डेट है ये कौन डिसाइड करता है, प्रेसिडेंट डिसाइड करते हैं, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। देन ही रिज़ाइन फ्रॉम द ऑफिस बाय राइटिंग टू द डेप्यूटी स्पीकर। अगर इनको रिज़ाइन करना है तो ये अपना रेजिग्नेशन लेटर किसको देंगे, डेप्यूटी स्पीकर को, ना कि प्रेसिडेंट को। ओके, फंक्शंस एंड पावर्स क्या होंगे, जनरल फंक्शंस एंड पावर्स होंगे कि लाइक डेकोरम मेंटेन करना, है ना, लोकसभा का कौन सा बिल कब डिस्कस होगा, क्या एजेंडा होगा, किस टाइम पर कौन सा डिस्कशन होगा, ये सब कौन डिसाइड करता है, स्पीकर। यहाँ पर मैंने केवल जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वही मेंशन की है, ठीक है, ताकि आप वही पढ़ो जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, आलतू फालतू की चीज़ें पढ़ने में आप टाइम वेस्ट ना करें। जिस पर क्वेश्चन बन सकते हैं वो फैक्ट्स हम डिस्कस करने वाले हैं केवल। सो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि ये क्या प्रिसाइड करते हैं, जॉइंट सिटिंग। ये स्पीकर के पास स्पेशल पावर होती है ना, क्योंकि स्पीकर तो राज्यसभा में भी होते हैं बट वहाँ पर स्पीकर को हम स्पीकर ना बोलकर क्या बोलते हैं, चेयरमैन। तो अगर जॉइंट सिटिंग होती है, जॉइंट सिटिंग क्या होती है, मान लीजिए कोई सा बिल है, इस पर कोई कंक्लूजन ही नहीं निकल रहा है ना, ना ही लोकसभा की तरफ, लाइक लोकसभा ने पास कर दिया बट राज्यसभा पास नहीं कर रही है, कुछ लाइक रीजंस भी नहीं बता रही है ना, मतलब इस तरह से कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम हो रही है किसी बिल को पास करने में। तो प्रेसिडेंट क्या बोला, प्रेसिडेंट जो है वो जॉइंट सिटिंग के लिए बोल देते हैं, है ना, प्रेसिडेंट बुला सकते हैं जॉइंट सिटिंग कि ये जो बिल है इसमें काफ़ी टाइम से जो है वो डिस्कशन नहीं हो पा रहा है ना, कंक्लूजन नहीं निकल रहा है, तो जॉइंट सिटिंग के थ्रू उस बिल को क्लियर किया जाता है। बट उस जॉइंट सिटिंग में जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे वो किसके फॉलो किए जाएंगे, लोकसभा के। इसीलिए उसे प्रिसाइड करने का काम भी किसके पास होता है, लोकसभा के स्पीकर के पास, ठीक है, और ये स्पीकर की स्पेशल पावर है। देन ही डिसाइड द क्वेश्चन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन, किस बेसिस पर, डिफेक्शन के बेसिस पर, जो कौन से स्केड्यूल में आता है, 10th स्केड्यूल, और कौन सा आर्टिकल है, 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, ठीक है, 10th स्केड्यूल एंड 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो डिफेक्शन से रिलेटेड जो केसेस हैं उसके ऊपर भी जो लाइक डिसीजन लेने का काम है वो किसका होता है, स्पीकर का होता है कि इन्हें मेंबर को डिस्क्वालीफाई करना है या नहीं करना है। ही डिसाइड्स वेदर अ बिल इज़ अ मनी बिल, ये भी स्पेशल पावर है, कोई सा भी बिल मनी बिल होगा या नहीं होगा ये केवल डिसाइड कौन कर सकता है, स्पीकर ऑफ लोकसभा। ये एडजॉर्न कर सकते हैं हाउस को अगर क्वारम वहाँ पर नहीं है तो। क्वारम क्या होता है अभी हम आगे डिस्कस करेंगे ना, तो इसको अभी हम इसको हम आगे डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए हम इसको अभी थोड़ा होल्ड पर रखते हैं। ही डज़ नॉट वोट इन द फर्स्ट इंस्टेंस बट एक्सरसाइज कास्टिंग वोट इन केस ऑफ टाई, मतलब जब भी वोटिंग होती है तो उसमें हमेशा स्पीकर पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, बट अगर टाई हो गया तो फिर वो अपना कास्टिंग वोट जो है वो एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है। अब डेप्यूटी स्पीकर की और स्पीकर की पावर जो है वो सेम है, कहाँ पर चेंजेस है केवल वो हमें डिस्कस करना है। तो जिस तरह से हम स्पीकर को अपॉइंट करते हैं लोकसभा के मेंबर में से ही, वैसे ही डेप्यूटी स्पीकर को भी अपॉइंट किया जाता है, ठीक है। बट जो डेट ऑफ इलेक्शन था स्पीकर का वो कौन डिसाइड कर रहे थे, प्रेसिडेंट। बट डेप्यूटी स्पीकर का जो डेट ऑफ इलेक्शन है वो कौन डिसाइड करेंगे, स्पीकर। रेजिग्नेशन लेटर तो वही स्पीकर डेप्यूटी स्पीकर को देंगे और डेप्यूटी स्पीकर किसको देंगे, स्पीकर को देंगे, ठीक है। देन उसके बाद चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, क्योंकि देखो पावर्स जो है वो दोनों की सेम ही है तो डिस्कस करने की कोई ज़रूरत है नहीं। चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, अब जो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के वो एक्चुअली वाइस प्रेसिडेंट होते हैं ना, मतलब जो भी वाइस प्रेसिडेंट बनेगा वो अपने आप ही राज्यसभा का चेयरमैन बन जाएगा, ठीक है। तो चेयरमैन को लाइक राज्यसभा के मेंबर से अपॉइंट नहीं किया जाता है, वाइस प्रेसिडेंट की सीट जिसके पास है वो चेयरमैन बन जाएगा। पावर्स एंड फंक्शंस की यदि हम बात करें तो बिल्कुल सिमिलर होती है, जो पावर स्पीकर के पास होती है वही पावर चेयरमैन ऑफ राज्यसभा के पास भी होती है, मतलब एजेंडा डिसाइड करना हाउस का, कौन से बिल पर कब डिस्कशन किया जाएगा, कौन से मेंबर को अलाउ करना है डिस्कशन के लिए ना, ये सारी चीज़ें
जिस तरह से स्पीकर डिसाइड करते हैं वैसे ही चेयरमैन डिसाइड करते हैं, बस 2 पावर्स में डिफरेंस है ना, जो स्पीकर के पास है बट राज्यसभा के चेयरमैन के पास नहीं है। अभी हमने डिस्कस किया एक जॉइंट सिटिंग से रिलेटेड और एक मनी बिल के टर्म्स में, ठीक है। नाउ ओके, एक और चीज़, अगर राज्यसभा के चेयरमैन को रेजिग्नेशन लेटर देना हो तो वो किसको रेजिग्नेशन लेटर देंगे? वो रेजिग्नेशन लेटर देंगे प्रेसिडेंट को, ठीक है। किसको रेजिग्नेशन लेटर देंगे? वो प्रेसिडेंट को, क्योंकि उनका जो पोस्ट है वो तो वाइस प्रेसिडेंट का है। वाइस प्रेसिडेंट किसको देते हैं? प्रेसिडेंट को। अगर वाइस प्रेसिडेंट ने रेजिग्नेशन दे दिया प्रेसिडेंट को तो चेयरमैन भी अपने पोस्ट से अपने आप ही हट जाएंगे, क्योंकि चेयरमैन कब तक रहेंगे? वो जब तक कि वाइस प्रेसिडेंट है। अगर वाइस प्रेसिडेंट नहीं है तो चेयरमैन भी नहीं है। ओके, नाउ डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, इन्हें इलेक्ट किया जाता है उसी तरीके से जैसे स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर को इलेक्ट किया जाता है, ठीक है। मतलब राज्यसभा के मेंबर में से ही वोटिंग के थ्रू किसी एक मेंबर को डेप्यूटी चेयरमैन इलेक्ट कर लिया जाता है। ये रिज़ाइन कर सकते हैं अपने ऑफिस से, किसको लिखकर? तो यहाँ पर आएगा चेयरमैन को। ओके, इनके पावर्स भी सिमिलर ही होंगी। ओके, नाउ इंपॉर्टेंट टर्म्स विथ रिस्पेक्ट टू पार्लियामेंट। कुछ टर्म्स है जिनके बारे में हमें थोड़ा पता होना चाहिए, क्योंकि कई बार टर्म्स को लेकर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। लाइक विप है ना, विप क्या होता है? तो विप सिमिलर होता है जैसे कि क्लास में मॉनिटर होता है ना। जैसे कोई टीचर नहीं है तो क्लास में मॉनिटर्स होते हैं, उन्हें क्या बोला जाता है कि आपको क्लास को ऑब्जर्व करना है, देखना है कि कोई बच्चा मस्ती ना करे, पीस मेंटेन रहे। सेम काम होता है विप का। विप को अपॉइंट करती है पॉलिटिकल पार्टी, जो क्या देखेंगी कि मेंबर्स की अटेंडेंस क्या है ना, लाइक रेगुलरली वो आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, उनका बिहेवियर कैसा है, डिसिप्लिन में रहना है, पार्टी की जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस है उसको फॉलो करना है, पार्टी जिस तरह से वोटिंग करने के लिए बोले उस तरह से उनको वोटिंग करना है। तो ये सारा जो चेक करने का काम है, मैनेज करने का काम है, वो किसका होता है? विप का। हर एक पॉलिटिकल पार्टी का अपना एक विप होता है फ्लोर पर। एडजॉर्नमेंट, और एडजॉर्नमेंट क्या होता है? सस्पेंशन ऑफ वर्क ऑफ पार्लियामेंट फॉर ए स्पेसिफाइड पीरियड। मतलब जो पार्लियामेंट के वर्क है उनको किसी निर्धारित समय के लिए अगर सस्पेंड कर दिया जाए तो उस मोशन को जो होगा है ना, या जो वो प्रोसीजर होगी उसको हम क्या बोलेंगे? एडजॉर्नमेंट बोलेंगे। स्पीकर भी कर सकते हैं और चेयरमैन भी कर सकते हैं। हम कई बार सुनते हैं ना, लाइक कोई डिस्कशन हो रहा है, उसमें लड़ाइयाँ हो जाती है, कुर्सी फेंका फाकी हो जाती है, पेपर फाड़ दिए जाते हैं, तो उसके बाद स्पीकर और चेयरमैन परेशान होकर हाउस को एडजॉर्न कर देते हैं कि हम 1 घंटे बाद मिलेंगे, 2 घंटे बाद मिलेंगे, कल मिलेंगे, 2 दिन बाद मिलेंगे, है ना। तो ये क्या होता है? एडजॉर्नमेंट। अब एडजॉर्नमेंट साइन क्या होता है? सेम प्रोसीजर होती है, बट एडजॉर्नमेंट में क्या है? टाइम फिक्स्ड है, बट एडजॉर्नमेंट साइन में टाइम फिक्स नहीं है कि कितने समय के लिए जो हाउस है वो सस्पेंड रहेगा। देन उसके बाद है प्रोरोगेशन। अब एडजॉर्नमेंट एंड एडजॉर्नमेंट साइन दोनों ही कौन डिक्लेयर करते हैं? स्पीकर अगर लोकसभा है तो, और चेयरमैन अगर राज्यसभा है तो, है ना। बट प्रोरोगेशन जो है वो कौन डिक्लेयर करते हैं? प्रेसिडेंट करते हैं। जैसे स्पीकर या चेयरमैन ने एक बार डिक्लेयर कर दिया एडजॉर्नमेंट और एडजॉर्नमेंट साइन तो उसके बाद जो प्रोरोगेशन है वो डिक्लेयर करते हैं प्रेसिडेंट। प्रोरोगेशन क्या होता है? जैसे 3 सेशंस होते हैं हमारे पार्लियामेंट के, है ना। कौन कौन से सेशन है? बजट सेशन होता है, मानसून सेशन होता है और विंटर सेशन होता है, ठीक है। अब मान लीजिए कि बजट सेशन की जितनी भी एक्टिविटीज़ है वो खत्म हो गई, स्पीकर ने एडजॉर्नमेंट साइन डिक्लेयर कर दिया, तो प्रेसिडेंट जो है वो क्या करेंगे? पूरे हाउस को प्रोरोगेट कर देंगे। मतलब कि ये एक प्रोसीजर होता है जिसमें प्रेसिडेंट एक लेटर निकालते हैं जिसमें बताया दिया जाता है कि अभी कुछ टाइम के लिए जो लोकसभा का हाउस है वो लोकसभा का जो वर्क है या राज्यसभा का जो वर्क है वो क्या है? सस्पेंड है। तो उस प्रोसीजर को जो डिक्लेरेशन के उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोरोगेशन, ठीक है। तो ये हर एक सेशन के बाद किया जाता है। और जब न्यू असेंबली मिलने वाली रहेगी और जो प्रोरोगेशन है, डिसोल्यूशन है, उसके जो बीच का टाइम होता है इसको हम बोलते हैं रेसेस, कि अभी जो लोकसभा है वो छुट्टी पर है ना। कॉरम, कॉरम क्या होता है? अभी हमने डिस्कस किया था स्पीकर में कि अगर हाउस में कॉरम ना हो तो स्पीकर जो हाउस का मीटिंग है उसको सस्पेंड कर सकते हैं। तो कॉरम क्या है? कॉरम एक्चुअली एक नंबर है ना। नंबर कितना? 1/10 ऑफ टोटल मेंबर इन ईच हाउस। मतलब कि कुछ नंबर तो हमें फिक्स करना होगा ना लोकसभा और राज्यसभा की वर्किंग के लिए, कि अगर इतने मेंबर होंगे तो ही वहाँ पर वर्क जो है वो कंडक्ट किया जाएगा, अगर इतने मेंबर नहीं है तो नहीं होगा। वरना ऐसा तो नहीं कि 1 मेंबर 2 मेंबर आए और बिल पास कर दिया जाए या डिस्कशन स्टार्ट हो जाए, है ना। तो वो जो नंबर है, जो क्राइटेरिया है फॉर डिस्कशन, वो कितना है? 1/10। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर 552 मेंबर्स हैं लोकसभा में तो क्वारम कितना होगा? 1/10। मतलब कि कम से कम 56 मेंबर होने चाहिए किसी भी डिस्कशन को कंटिन्यू करने के लिए। सेम राज्यसभा के लिए हो जाएगा। राज्यसभा में कितने मेंबर्स चाहिए किसी भी डिस्कशन को स्टार्ट करने के लिए? मिनिमम 25। ओके। देन पासिंग ऑफ ऑर्डिनरी बिल इन पार्लियामेंट। ओके, ये थोड़ा सा लाइक चेंज करने में ये एरोज जो है वो गलत आ गए। ओके, तो ये एरोज कुछ इस तरीके से हैं, ऐसे, और एक और कहाँ गया? ये रहा, है ना, ये इस तरीके से है। देखो इसमें हमको क्या डिस्कस करना है कि प्रोसीजर क्या होती है बजट को पास करने की, है ना। सॉरी, बजट नहीं, ऑर्डिनरी बिल।
बजट को पास करने के लिए अलग प्रोसीजर होती है, वो हम अलग से डिस्कस करेंगे। सो लाइक कोई सा भी बिल जब इंट्रोड्यूस किया जाता है तो वो किस तरह से इंट्रोड्यूस किया जाता है और किस तरह से जो बिल है वो एक्ट बनता है, तो उसके लिए एक प्रोसीजर होता है जो फॉलो किया जाता है लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी। तो पहला स्टेज जो है वो क्या होता है, फर्स्ट रीडिंग, जहाँ पर जो बिल है उसका टाइटल जो है वो पढ़ा जाता है और इस पर कोई डिस्कशन नहीं किया जाता है, केवल जो टाइटल है वो बताया जाता है सभी मेंबर्स को। देन उसके बाद सेकंड स्टेज होती है सेकंड रीडिंग, जहाँ पर जनरल डिस्कशन होता है उस बिल से रिलेटेड। फिर उसके बाद जो स्पीकर है वो क्या करते हैं, कमिटीज़ में डिवाइड कर देते हैं पूरे हाउस को। देन उसके बाद कंसीडरेशन स्टेज, कमिटी में डिवाइड कर दिया, सभी कमिटीज़ ने अपने अकॉर्डिंग बिल को पूरा स्टडी कर लिया। देन उसके बाद कंसीडरेशन स्टेज होता है ना, जिस पर वोटिंग वगैरह जो है वो की जाती है। थर्ड स्टेज आता है थर्ड रीडिंग, जैसे यहाँ पर वोटिंग हो गई, फिर थर्ड रीडिंग में जो भी वोटिंग का रिजल्ट होगा उसके बेसिस पर थोड़ा बहुत कुछ जो भी डिस्कशन ज़रूरी है करना वो डिस्कशन होता है, फाइनल वोटिंग होती है। देन उसके बाद जो बिल है उसको कहाँ पर पेश कर दिया जाता है, सेकेंड हाउस में, है ना। अगर लोकसभा में इनिशिएट किया है तो अब किस में जाएगा, राज्यसभा में। अगर राज्यसभा ने इनिशिएट किया था तो वो किसको भेजेगा, लोकसभा को। सेकेंड हाउस में भी सेम प्रोसीजर होगी, जब दोनों हाउस से पास हो जाएगा तो वो किसके पास जाएगा, प्रेसिडेंट के पास, ठीक है। और अगर प्रेसिडेंट भी उस पर साइन कर देते हैं, उसको पास कर देते हैं, तो वो बिल क्या बन जाता है, एक्ट बन जाता है, ठीक है। नाउ मनी बिल, मनी बिल कहाँ पर डिफाइंड है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, आर्टिकल 110 में। मनी बिल को लेकर लोकसभा ज़्यादा पावरफुल है इन कंपैरिजन टू राज्यसभा, ठीक है। नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में देखें तो लोकसभा और राज्यसभा की वर्किंग सेम है, एक्सेप्ट मनी बिल। मनी बिल में सबसे पावरफुल कौन है, लोकसभा। क्यों हम ऐसा बोल रहे हैं, क्योंकि मनी बिल को केवल कहाँ पर इंट्रोड्यूस किया जाता है, लोकसभा में। राज्यसभा में मनी बिल को पेश सबसे पहले नहीं किया जाता, पहले सबसे कहाँ पर पेश किया जाता है, लोकसभा में। फिर लोकसभा पास कर देता है तो वो कहाँ जाएगा, राज्यसभा में, ठीक है। लोकसभा में भी इसको पेश करने से पहले किसकी परमिशन लेनी पड़ती है, प्रेसिडेंट की परमिशन लेनी पड़ती है, ठीक है। मनी बिल मतलब कि क्या, ऐसा बिल जिसमें कि फाइनेंस से रिलेटेड चीज़ें जो है वो रहती है, उसे हम मनी बिल कहते हैं, है ना। जैसे जो भी फाइनेंस रिलेटेड गवर्नमेंट के एक्सपेंसेस वगैरह जो भी होगा उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो मनी बिल में होती है। सेकेंड चीज़, स्पीकर जो होता है लोकसभा का केवल वही डिसाइड कर सकता है कि कौन सा बिल मनी बिल होगा और कौन सा बिल मनी बिल नहीं होगा, ठीक है। कोई भी उसे क्वेश्चन नहीं कर सकता। केवल कहाँ पर इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, लोकसभा में। किसकी परमिशन लेनी पड़ेगी, पहले प्रेसिडेंट की। राज्यसभा के पास लिमिटेड पावर होती है कि राज्यसभा केवल क्या करेगा, जो बिल आया है उस पर डिस्कशन करेगा और उस डिस्कशन को भी उसको 14 डेज़ में ख़त्म करके लोकसभा को रिप्लाई करना पड़ेगा, है ना। जैसे अगर 14 डेज़ में रिप्लाई नहीं किया तो लोकसभा उसको पास मानेगी, चाहे फिर राज्यसभा में डिस्कशन ही ना हुआ। 14 डेज़ के पहले अगर राज्यसभा ने कुछ लोकसभा को बोला है कि आपको इसमें कुछ सुधार करने चाहिए, तो लोकसभा के ऊपर डिपेंड करता है कि वो सुधार करना चाहे तो करे, नहीं करना चाहे तो ना करे। और अगर उसने बिना कोई सुधार किए बिल वैसा फिर से राज्यसभा के पास पहुंचा दिया तो राज्यसभा कुछ नहीं कर सकता, राज्यसभा को उसको साइन करना पड़ेगा, है ना, उसको पास करना पड़ेगा। और फिर किसके पास जाएगा, प्रेसिडेंट के पास। अब प्रेसिडेंट तो साइन कर ही देंगे क्योंकि पहले ही उनसे परमिशन ले ली गई है, ओके। सो मनी बिल में कौन पावरफुल होता है, लोकसभा। आई थिंक इतना आज के लिए काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम एग्जीक्यूटिव्स जो हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे, है ना, कि प्रेसिडेंट की पावर्स क्या होती है, कौन अपॉइंट करते हैं। देन प्राइम मिनिस्टर की क्या पावर होती है, कौन से आर्टिकल में कवर है। तो पूरा जो एग्जीक्यूटिव है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।